आ जाइए। नमस्कार सभी को, सलाम सभी को, जय सिया राम। आज का नया चैप्टर, आज का नया वीडियो हम लेकर आए हैं आपके सामने। उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी किताबें अपने साथ ले लें, सबको साथ में लेकर बैठें ताकि आपको जो चीज़ें सही लगे, अच्छी लगे, आप उससे साथ के साथ नोट कर सकें। साथ ही व्याख्या भी आप साथ के साथ लिख सकते हैं। आराम से देखिएगा, पॉज कर करके वीडियो, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचता रहे उसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। आज हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी श्रृंखला चल रही है पढ़ाई की, वो चल रही है कक्षा 12 आरोप भाग 2 की। हम लोगों ने पद्य खंड यहाँ पर शुरू किए हैं, जिसका नवा चैप्टर है, 9th चैप्टर है उमाशंकर जोशी के बारे में, जिनका आज हम यहाँ पर कवि परिचय पढ़ेंगे। तो चले करते हैं शुरुआत। आज का श्री गणेश करते हैं। देखिए, देखते हैं उमाशंकर जी का कवि परिचय, जीवन परिचय क्या है, ये क्या लिखा है इन्होंने और इनकी किस चीज़ से हमें यहाँ पर रूबरू होना है, आमना सामना करना है। ठीक है, हाँ इतना आ गया। ओके, चलिए उमाशंकर जोशी जी से बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, वही जन्म। तो जन्म हुआ है इनका 1911 गुजरात में। ओहो, एक कवि ऐसे भी हैं जो गुजरात से आए हैं, जिनका जन्म यूपी में या जो यूपी से रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, 1911 गुजरात में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की जो बात करते हैं वो है विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा। ये सब एकांकी हैं, यानी एक अंक वाले नाटक होते हैं जिन्हें एकांकी कहा जाता है। सापना भारा, शहीद, ये इनकी कहानियाँ हैं। श्रावणी मेड़ो, बिसामो, ये इनके उपन्यास है। पार कांजण्या, ये इनका निबंध है। गोष्ठी, उघारी बाड़ी, क्लांत कवि, महारा सानेट, स्वप्न प्रयाण, ये कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। इनका नाम भी ना लिखे तो आप लिख सकते हैं, इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। 1947 से संस्कृति पत्रिका के इन्होंने संपादन किया, ये थोड़ा मोस्ट है। 1947 जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। इनका निधन हो गया है 1988 में, 77 वर्ष की उम्र में। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। तो जन्म हुआ इनका 1911 गुजरात में। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विश्व कांति, ठीक, गंगोत्री और आतिथ्य, और ये कुछ इनके क्या है एकांकी, अभिज्ञा, महाप्रस्थान, बसंत वर्षा, कुछ एकांकी हैं। और सापना भारा, शहीद, इनकी कहानियाँ हैं। श्रावणी मेड़ो और बिसामो, ये इनके उपन्यास है। और पार कांजण्या इनका निबंध है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जिनमें है गोष्ठी, उधारी वाणी, क्लांत कवि, महारा सानिर, स्वप्न प्रयाण। और 1947 यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद उन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, चले, ये जो नीला पीला कर दिया, नीला पीला नहीं है, क्या बोल रहे, लाल नीला कर दिया है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं इनके कवि परिचय की तरफ। इनका कवित्व देखने, इन्होंने कवित्व यानी इनके अंदर काव्य किस तरीके से है। लो, फिर से हमने लाल कर दिया इसको, कोई बात नहीं। ओके, आइए अब देखते हैं इनका कवि परिचय। कवि के रूप में इन्होंने किस तरीके से रचना की है। जैसा कि परंपरा चली आ रही है, एक ना एक लाइन यहाँ पर देनी है। तो ये इनकी जो लाइन दी है वो दी है, तंग आ गया हूँ मैं बड़ों की अल्पता, यानी अज्ञानता से, बड़ों की अज्ञानता से वो तंग आ गए हैं। बड़ों में जो छोटापन होता है, कई बार वो जो जिद पड़ जाता है उससे वो तंग आ गए। जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई, छोटों में जो बड़ापन है उसे वो देखकर जी रहे हैं। पता नहीं किस कविता का है, कहाँ से है, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है। कई बार लोग उम्र में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी समझ वहीं की वहीं अटकी रह जाती है। वो ना चाह कर भी उन्हीं रूढ़ियों में, उन्हीं सब चीज़ों में अटक जाते हैं। और कितना भी आप उनको समझाने का प्रयास कर लें, लेकिन उन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते और इसके चक्कर में कई बार उनके अपनों को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करें तो 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा, चूँकि गुजरात से हैं तो गुजराती साहित्य पर इन्होंने
अपना ध्यान एकत्रित किया है। तो उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने गुजराती साहित्य को प्रखर बनाया। ठीक है, उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था या भाषा की अच्छी समझ थी, तो कह लीजिए इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का भी गुजराती में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है इन्होंने शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। भाई जो सिर्फ गुजराती पढ़ सकते हैं, जो गुजराती समझ सकते हैं, उनके लिए इन काव्यों को पढ़ना वास्तव में एक अच्छी उपलब्धि थी। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, प्रकृति, नेचर, ठीक है, आम जिंदगी के अनुभवों से परिचित कराए। हर कवि का है कि वो अपने आसपास जो देखता है उसी पर वो अपनी रचनाएं करता है। ठीक है, तो कुछ लोग प्रकृति से जुड़ी हुई रचनाएं करते हैं, कुछ समाज की बुराइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इन्होंने भी आम जिंदगी और प्रकृति से जुड़े अनुभवों को अपनी कविताओं में जगह दी और साथ ही साथ नई शैली से भी परिचित कराया। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी जी। मतलब जीवन के सामान्य प्रसंगों को सामान्य बोलचाल की भाषा में, जीवन के जो प्रसंग हैं उन पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता करने वाले जो कवि हैं, उनमें उमाशंकर जोशी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी इनका योगदान बहुमूल्य रहा है। जैसा कि हमने देखा, इन्होंने एकांकी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी कविताओं के साथ साथ, तो मतलब कई विधाओं पर इन्होंने सिद्धस्ता हासिल की है। खासकर साहित्य की आलोचना करने में, आलोचना, ठीक है, उसके बखी उधेड़ देना, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो सकता था, ये ऐसा नहीं किया, वो उससे और बेटर हो सकता था। ठीक है, निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं उमाशंकर जोशी जी। ठीक है, उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में से हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा है, क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद संस्कृति पत्रिका का संपादन किया, तो कहीं ना कहीं इनकी कविताओं में भारत में जो आज़ादी की लहर चल रही थी उसका भी स्वर आया ही होगा, और कहीं ना कहीं स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए होंगे। ये देखिए, आ भी गई, आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो जेल भी गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कविता लिखी होंगी, और अंग्रेजी जो हुकूमत थी, जो सरकार थी, उसने कई बार ऐसे कवियों को जेल में ठूसा है जो आज़ादी के लिए अपना स्वर मुखरित करते थे, प्रखर करते थे। चलें दूसरे पेज पर, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में उमाशंकर जोशी जी की 2 कविताएं ली गई हैं। ठीक है, तो उन दोनों कविताओं के बारे में हम यहाँ पर बात करें। पहले पहली पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक कविता प्रस्तुत है, छोटा मेरा खेत, जिसमें खेती के रूपक मैंने उदाहरण दिया है, यहाँ पर संभावना जताई है वहाँ पर। ठीक है, समानता दिखाई है। रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में वह पढ़ी जा सकती है, यानी जो कवि जो कविता रचने का जो कर्म करता है उसकी समानता यहाँ पर खेती करने वाले किसान के कर्म से दिखाई गई है, यानी कि कवि का कर्म और कृषक का कर्म दोनों यहाँ पर समान बताए गए हैं। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ यानी भावनात्मक आंधी से के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है, यानी अचानक ही कोई भाव आता है मन में और कवि रचना करने बैठ जाता है। यह बीज रचना विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है, यह मूल रूप से कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है। इस प्रक्रिया में स्वयं वह जो बीज है, जो भाव है, जो विचार है, वो विगलित हो जाता है, गायब हो जाता है। इससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है, सब जानते हैं, बीज होता है जमीन में दबा हुआ, पेड़ पानी खाद पानी हवा रोशनी उसको मिलती है और वो पल्लवित हो जाता है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई यानी उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। कालजयी है, ये अनंत काल तक चलता रहता है, एज इट इज, से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात है इन्होंने कही है, अगर मूल भाव की एक पंक्ति में अगर इस कविता को हम बांधें तो यहाँ पर ये कहा गया है, जो कृषक जो खेती करते हैं, किसान, उसका जो कर्म है वो यहाँ पर कवि के कर्म के समान बताया गया है। ठीक है, और रूपक रूप में उसको प्रस्तुतिकरण दिया गया है उसका। चले दूसरी कविता की तरफ।
दूसरी कविता है इनकी बगुलों के पंख। ठीक है, एक सुंदर दृश्य की कविता है, प्रकृति का दृश्य, और आपको क्या बोला था, सामान्य जीवन के दृश्य को उन्होंने अपनी कविता में उकेरा है। तो यहाँ पर एक प्रकृति के दृश्य की बात की गई है, प्राकृतिक दृश्य की बात की गई है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाला उसके प्रभाव का वर्णन। मतलब किसी प्राकृतिक सीन का, वो किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करना चाहता है कवि, तो वो उस दृश्य से अपने मन पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, इसको ज़्यादा सहज भाव से वो बताता है, बजाय इसके कि उसका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पाठक को उसे क्या साम्यता महसूस होती है। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जोशी जी की इस कविता में भी ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। मतलब उस दृश्य को देखकर कवि अपनी आंखें उस दृश्य पे से हटा नहीं पाता। वह इस माया में अपने को बचाने की गुहार लगाता है। वो लोगों से, ईश्वर से, किसी से भी कह लो, वो वहाँ कविता में ऐसा है कि वो खुद को इस दृश्य से हटा लेने की मांग करता है, पुकार करता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? ठीक है, सौंदर्य से बंध जाना और उससे घायल हो जाना, बिंध जाना यानी घायल हो जाना। चरम स्थिति मतलब उस दृश्य को देखकर आप इतने अभिभूत हो जाओ, इतने अभिभूत हो जाओ कि आप एक टकटकी लगाकर सिर्फ उस दृश्य को देखते रहें। ठीक है, तो ये चरम अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। इन्होंने जो रचना की है ये दोनों, वो किस में की है? गुजराती में, क्योंकि गुजराती के ही प्रधान कवि हैं ये, गुजराती भाषा के ही प्रधान कवि हैं ये। लेकिन उनकी जो रचनाएं थी उसका हिंदी में रूपांतरण जो किया है, याद रखना, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल, इनकी कविताओं के जो अनुवादक हैं रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल। ये हमारा अंतिम पद्य खंड, अंतिम पाठ पद्य का जो हमारी आरोह भाग में 2 में दिया हुआ है, ये इसका कवि परिचय। उमाशंकर जोशी 1911 गुजरात में पैदा हुए, 1988 में मृत्यु होती है। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। ये सिर्फ कवि नहीं है, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, एकांकी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, साथ ही आलोचक भी हैं। पत्रिकाओं का संपादक कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, आलोचना करेंगे ही करेंगे। सब सही अच्छा तो लिख नहीं देंगे अपने मन के हिसाब से, कहीं ना कहीं लोगों को वहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। गुजराती आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि इन्हें भाषा की अच्छी समझ थी, ज्ञान था बहुत, तो इन्होंने उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शाकुंतलम का गुजराती में अनुवाद भी किया है, ये भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप रचनाओं के नाम याद कीजिए। पुरस्कार यहाँ सच ऐसे कुछ इनके दिए हुए नहीं है, बस इतना ही याद करना है। पढ़ते रहें, बार बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहें, ये वीडियो अपलोड हो जाए, पढ़ें, अपने दोस्तों को दिखाएं, साथ में बैठ कर स्टडी करें, आपस में एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करें, पॉइंट्स पे इनको लिखें और उन चीज़ों को याद करें, ताकि कम लिखे में आप याद कर सकें और जब वहाँ आपको लिखना हो प्रश्न पत्र में तो आप अपनी भाषा में उसे इलेबोरेट करके लिख सकें, थोड़ा विस्तृत रूप देख कर लिख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, लेकिन तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे गीता ई स्कूल के चैनल पर आपको तीनों प्लेलिस्टों में अपने काव्य खंड अलग अलग रूप में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए सिया।